हाय, मैं राहुल सर। आपके सामने पिछले क्लास में हम आपको 13 नंबर तक करवा चुके थे कॉग्निट सब्जेक्ट तक वॉइस में। आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लिखा गया है ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। नॉर्मल सेंटेंस है। ईटिंग के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो फिर एक सवाल आता है कि जब एक्टिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर पैसिव में हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे। एक वर्ब आपको पढ़ाए हैं। अगर नॉर्मल कोई पूछे आपसे कि वर्ब के कितने रूप होते हैं तो हम उसको कहें किस आधार पर बांटूं, क्योंकि जब आधार पर बांटना शुरू कीजिएगा तो वर्ब के टोटल 7 गो नाम होता है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा फाइनाइट वर्ब, चौथा नन फाइनाइट वर्ब, पांचवा ऑक्सिलरी वर्ब, छठा मेन वर्ब और सातवां ऑक्सिलरी वर्ब भी कभी कभी मेन वर्ब का रूप धारण करता है। तो टोटल 7 गो उसका नाम होता है। उसी में से एक आया है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। पहले मैं ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब बता दूं। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? कहता है वैसा वर्ब जिसके बाद स्पष्ट रूप से ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट गुप्त भी रहता है, वो भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। वो खा रहा है तो कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा। आम हो, इमली हो, रोटी हो, कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मतलब पक्का है कि ऑब्जेक्ट है लेकिन छुपा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट मेरा छुपा हुआ है तो उस अनुसार से देखा जाए कि ही इज ईटिंग, खा रहा है तो कुछ ही होगा, आदमी को तो नहीं, तो वस्तु सेंस में लीजिए। तो यहाँ पर जब हमारा वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वन या बॉडी या THING थिंग से अंत होने वाले प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। अगर ध्यान रखिए, अगर वस्तु छुपा हुआ हो तो हम लोग थिंग प्रयोग करते हैं। अगर आदमी छुपा हुआ हो, जैसे मैंने बोला ही हेल्प्ड, उसने मदद किया, तो मदद किया तो किसी ने किसी की ही मदद किया होगा। और नहीं लिखा हुआ है कि ही हेल्प्ड राम, उसने राम की मदद की है, लेकिन लिखा हुआ ही हेल्प्ड, तो पक्का है कोई व्यक्ति पीछे छुपा हुआ है। तो जब व्यक्ति छुपा हो तो वन या बॉडी, और जब वस्तु छुपा हो तो थिंग वाला। तो वह खा रहा है, क्या छुपा हुआ है ये मालूम नहीं है, तो हम लोग जो क्या किए कि ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है उसके जगह पे हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपका जो आएगा जो छुपा हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसके बदले हमने लिख दिया समथिंग। ओके, अब सहायक क्रिया को हम जीरोक्स कर लिए। इज का इज हो गया। ईटिंग हमारा वर्ब का चौथा रूप है तो बी का चौथा बीइंग हो गया, और इसी ईटिंग का वर्ब का तीसरा, और बाई हिम हमारा हो गया। एक चीज आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि पहले ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया कि वैसा वर्ब जिसके बाद या तो ऑब्जेक्ट मौजूद हो या तो ऑब्जेक्ट गुप्त हो, दोनों को ट्रांजिटिव वर्ब हम कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट गुप्त रहेगा तो वन बॉडी थिंग से अंत होने वाला प्रोनाउन यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिख देता कि यहाँ पे लिख देता ही इज ईटिंग, यहाँ लिख देता आपको अ मैंगो, यहाँ पे ही लिख देता अ मैंगो, तो आपको समथिंग के जगह पे लिखना पड़ता अ मैंगो लिखना पड़ता। लेकिन छुपा हुआ क्या कीजिएगा, लेकिन अगर नाम स्पष्ट ऑब्जेक्ट लिख देगा तब तो स्पष्ट ही इधर पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। ये तो हुआ ट्रांजिटिव वर्ब रहने पर हम क्या करेंगे। एक सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में हमारा कंटिन्यूअस रूप यूज हुआ हो, एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस रूप यूज हुआ हो, तो पैसिव का मेरा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें बीइंग लगा हो, ठीक है ना। इधर से हमारा ये निकल गया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। यहाँ पे हमने आपको एक चीज बताया, थोड़ा सा इसको एक बार और देख लीजिए कि अगर इज या एम या आर प्लस V4 हो किसका, एक्टिव वॉइस में, तो उसका हम लोग पैसिव बनाते हैं इज या एम या आर प्लस बीइंग और प्लस V3, ऐसे हमारा पैसिव बनता है। इज मार्क को हम जीरोक्स कर लेंगे। ये मेन वर्ब का चौथा तो बी का चौथा बीइंग, और इसी मेन वर्ब का तीसरा हो गया हमारा। यहाँ पे अगर वाज या वर रहता तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3।
तो ये चीजें आप नोट कर लेना। अगर एक्टिव वॉइस में ये हो तो पैसिव में हमें ऐसा चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आइए देखते हैं अगला में। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, अभी तक जितने हमने क्लास आपको लिए, कि जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको आप बदल दो पैसिव के ऑब्जेक्ट में, बाई प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट करके। एक्टिव में ही था तो हमने कर दिया बाई हिम, एक्टिव में राम रहता हम कर देते बाई राम। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब ये रूल ब्रेक कर रहा है। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं, वो कहता है कि देखिए हम अपने साथ हम अपना प्रीपोजिशन लेके चलते हैं, हमारा आपका वाला बाई नहीं चाहिए, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं साहब जिसमें एक वर्ब के साथ 8-8 को 9-9 को 10-10 को प्रीपोजिशन आता है एक वर्ब के साथ। बहुत सारे वर्ब हैं जो 2-2 को प्रीपोजिशन लेता है, 3-3 प्रीपोजिशन लेता है, 4-4 प्रीपोजिशन लेता है, 5-5 लेता है। तो आपको अगर डीपली जाना हो सीजीएल मेंस और पेपर देने के लिए, तो आपको वैसे वर्ब के बारे में जानकारी रखनी होगी कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जितने इतने सारे प्रीपोजिशन लेते हैं, तो उसका जब अर्थ यूज होगा एक्टिव वॉइस में, जैसा अर्थ देगा उसी आधार पे हम उसके लिए प्रीपोजिशन लोड करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, अब देखिए हम वॉइस पढ़ा रहे हैं, तब वॉइस पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारा वर्ब है, बहुत सारा प्रीपोजिशन है। हम वॉइस में तो सभी इकट्ठा नहीं बता सकते आपको, तो कहेगा फिर हमारा कंप्लीट कैसे होगा। तो जब आपको हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो प्रीपोजिशन में आपको हम हर चीज क्लियर कर देंगे कि बहुत सारे कितने ऐसे ऐसे वर्ब हैं जो अलग अलग तरह कितने कितने प्रीपोजिशन लेते हैं। और जब प्रीपोजिशन जब क्लियर कर लीजिएगा तब आपको ये एहसास हो जाएगा कि कोई भी वर्ब हमारा आएगा तो हमको मालूम रहता है कि किसके साथ कौन प्रीपोजिशन किस स्थिति में आना चाहिए। लेकिन यहाँ बस आपको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बस। तो हर वक्त एक्टिव के सब्जेक्ट को बार बार बाई प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट से नहीं दर्शाते। यहां से रूल टूटना शुरू हो रहा है 15 नंबर से। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है दिस बकेट कंटेन्स 5 लीटर मिल्क। इस बाल्टी में 5 लीटर दूध अटता है, ये बोला गया। तो आप 5 लीटर मिल्क को क्या करो कि इधर लाके इसको बना दो सब्जेक्ट। ये जो 5 लीटर मिल्क है ये मेरा यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था ये ऑब्जेक्ट। ये आपका है वर्ब का 5वां रूप। तो आपको मालूम है कि एक्टिव वॉइस में मुख्य वर्ब का जितना नंबर रूप रहता है उतना नंबर ही रूप पैसिव में आपको बी का आता है। तो यहां हो गया मेन वर्ब का 5वां, तो बी का 5वां क्या हो जाएगा इज। जो इज है ये बी हो गया, प्लस इसी सॉरी यहाँ पे ये कंटेन्स भी 5 है, तो मेन वर्ब का 5वां तो बी का 5वां, अब इसी का भी 3 हमारा पैसिव बन गया। अब ऐसा है आपको हिम्मत कि आप उस सब्जेक्ट को जो दिस बकेट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये जो दिस बकेट सब्जेक्ट है इसको आप कह दीजिएगा बाय दिस बकेट। नहीं, क्योंकि जब कोई चीज किसी चीज में अटा हुआ हो तो यहाँ पे हम इन उस पात्र के लिए लाते हैं जो उसके अंदर मौजूद हो। तो यहाँ होगा 5 लीटर मिल्क इज कंटेन्ड बाय दिस बकेट, नहीं इन दिस बकेट। अब यहाँ पे कुछ शब्द है इंटरेस्टेड रुचि रखना, कंटेन्ड कोई चीज किसी में अटना, कंसिस्टेड इन सभी के साथ क्या आता है प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में रहने पर इन आता है। क्लियर ना, वही हुआ इन दिस बकेट। हाँ अब देखिए अभी मैं बोल रहा था बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं। तो ये जो कंसिस्ट है CONSIST कंसिस्ट जो आपका है ये 2 गो प्रीपोजिशन लेता है, एक लेता है कंसिस्ट ऑफ और एक लेता है कंसिस्ट इन। ये तो ईडी से लगाया हुआ है कि पैसिव में भी 3 यूज होता है, अब 2 वो यूज होता है। अब ये दोनों में क्या अंतर है भाई, तो कंसिस्ट ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब आप ये कह सकते हो कि 11 कुशल खिलाड़ियों को मिलाकर एक टीम तैयार की गई है। तो मानव को मिलाकर जब कोई चीज तैयार की जाए, टीम दल समूह समुदाय तैयार की जाए तो हम उसे कहते हैं कंसिस्ट ऑफ। जब मानव को मिलाकर कोई टीम दल समूह समुदाय तैयार किए जाए तो कंसिस्ट ऑफ। बच गया कंसिस्ट इन। तो कंसिस्ट इन का मतलब होता है किसी में
पहले से ही कोई गुण या दोष विद्यमान होना यानी मौजूद होना। तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे फिलहाल हम किसके लिए यूज किए हैं, कंसिस्ट इन, मतलब ये हो गया किसी में पहले से ही कोई गुण या दोष मौजूद होना। कंसिस्ट ऑफ बता ही दिए, मानव को मिलाकर कोई टीम या दल समुदाय निर्माण होता है। तो यहाँ पे जब आपको पैसिव वॉइस में इंटरेस्टेड, कंटेंट, कंसिस्टेंट का प्रयोग रहे तो इनके साथ प्रीपोजिशन इन जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में। यहाँ पे 16 नंबर में आप जितने भी बच्चे हो एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैं 16 नंबर में कुछ मैं वर्ड्स देने जा रहा हूं, ये 16 नंबर का वर्ड्स अगर बैठकर रिवीजन करने, याद करने का मौका मिले तो आप बैठकर याद कर लो, क्योंकि शायद ही कोई एसएससी का ऐसा सेट जाता है जहां पे कुछ एग्जांपल्स वॉइस से डाल दिया गया तो इनसे सवाल इस सब शब्द से नहीं आता है, चाहे वो डिफेंस हो या एसएससी हो। इसलिए याद कर लेना इन सब शब्द को। कहता है क्या, देखिए, यदि पैसिव वॉइस में सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित होना, अस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित होना, शॉक्ड आश्चर्यचकित होना, ये झटका लगना, अलार्म्ड खतरे का संकेत, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है व्याकुल होना, डिसअपॉइंटेड निराश करना, अनॉयड गुस्सा दिलाना या खींचना। ईडी लगाने का मतलब हो गया कार्य पूरा। ये सभी के सभी जब हमारे एक्टिव वॉइस में मौजूद होंगे, जो भी रूप में आएंगे कि पैसिव में आने पर तो V3 आएगा, तो इनके साथ एक ही प्रीपोजिशन आता है और वो आपका हो जाता है एट। यहां से अब देखो, सरप्राइज्ड, अस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, अनॉयड, इतने के साथ प्रीपोजिशन इकलौता आता है, वो आपका होता है एट। याद रखिएगा इन सभी वर्ब्स को। ये टॉपिक जो आपका है वो VVI है, एग्जाम में बहुत पूछता है इसे। कहता है ही सरप्राइज्ड मी, उसने मुझे आश्चर्यचकित किया। तो ये सरप्राइज V2 है, मी है, तो यहाँ क्या हो गया आई, मेन वर्ब का V2, तो बी का V2 क्या होगा, वाज या वर्ब, तो हो गया वाज, किसका बच्चा, बी का। और सरप्राइज यहाँ V2, लेकिन यहाँ सरप्राइज क्या बन जाएगा, V3। आप यहाँ पे बाई हिम नहीं कह सकते, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सरप्राइज एट हिम लिखना होगा आपको, क्योंकि ये सब एट यूज करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं अगला रूल में। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 गो शब्द फिर आपका दिया हुआ है, लिया हुआ है यहाँ पर सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, डिसगस्टेड घृणा करना, इम्प्रेस्ड फैसिनेट कर सकते हो, रुचि रखना, लगाव रखना। अब बच्चे क्या सोचते हैं कभी कभी, अरे सरप्राइज्ड पढ़े थे या सेटिस्फाइड पढ़े थे, कंफ्यूज हो जाते हैं, सरप्राइज्ड या सेटिस्फाइड, कंफ्यूज यहां हो जाते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा दोनों में अंतर रखना, सरप्राइज्ड पढ़ते हैं तो एट आता है, और सेटिस्फाइड पढ़ते हैं तो विद आता है, WITH विद। तो सेटिस्फाइड हो, डिसगस्टेड हो, इम्प्रेस्ड हो, ये जो 3 गो शब्द आपका है, इनके साथ प्रीपोजिशन WITH विद आता है। ही सेटिस्फाइड में, वह मुझसे संतुष्ट था, मी कहा गया आई में। सेटिस्फाइड जो आपका है कैमा रूप है, V2 है, तो मी गया आई में, मेन वर्ब का V2, तो बी का V2 वाज या वर्ब, तो ये हमारा हो गया बी का V2, प्लस इससे सेटिस्फाइड को यहाँ पे बना दिए V3, पैसिव बन गया। तो आई वाज सेटिस्फाइड बाई हिम नहीं, सेटिस्फाइड और विद हिम का, ये तीनों जो शब्द है ये विद यूज करता है। ये हो गया हमारा। अगला देखो नेक्स्ट में, अभी कुछ देर पहले आप लोग के सामने एक टॉपिक हम लोग लेके चल रहे थे, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट स्पष्ट रूप से आता भी है और कभी कभी ऑब्जेक्ट छुपा हुआ भी रहता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे। यहां पे देखो, अब एक जो शब्द आया है वो शब्द आपका आ रहा है इन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव नहीं, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है वो मैं याद दिला दूं। वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो ही ना, या वैसा वर्ब जिसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट अपने पहले प्रीपोजिशन ले लिया हो। दो चीजें, वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो ही ना, और नहीं तो वैसा वर्ब जिसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट अपने पहले प्रीपोजिशन ले लिया हो, उसे हम कहते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। ऊपर तो नॉर्मल समझ में आ गया, ई में गड़बड़ाइएगा,
कि सर यहाँ पे स्टैंडिंग जो है ये तो मेरा वर्ब है और जो द स्टेज है ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऐसा आप कहिएगा। लेकिन इतना जब आप द स्टेज को आप जब समेट बोल बैठिएगा, मतलब नाउन ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया, तो हम पूछ बैठेंगे फिर आपसे कि जो ऑन है बउआ ये किसके साथ है, ये जो ऑन है वो किसके साथ है, आपको बताना होगा यहाँ पे। अब क्या है, मंच पर वो खड़ा है, खड़ा है कहां खड़ा है, मंच पर, मंच पर खड़ा है, मतलब ये जो पर है ऑन वो किसके साथ है, द स्टेज के साथ है। अब आप एक चीज बताओ, आप अपने किसी परिवार के यहाँ खुद 4-5 दोस्त के साथ जाओगे तो क्या आपको लगता है कि आपके परिवार वाले आपको अंदर ले जाके कमरे में बढ़िया से बिठा खिलाएंगे, आपके दोस्त लोग को बाहर खड़ा कर दे, बाहर बिठा खिला देंगे? ऐसा तो नहीं है व्यवहार। जो भी दोस्त लोग हैं साथ में है, सभी का भोजन एक साथ रहेगा। मतलब साफ हो गया कि जब ऑन जब द स्टेज के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर हम लोग क्यों द स्टेज को अलग नाम से पुकारते हैं कि नाउन है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, क्यों हम इसको अलग नाम दिए हैं? जब अलग नाम दिए तो फिर ऑन कहां रखिएगा? जब प्रीपोजिशन किसी के साथ आ रहा है साहब तो उसको एक साथ नाम दीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वर्ब तो नॉर्मल आपको इंट्रांजिटिव बोले हैं, आज बोलबे के साथ वो होता है। एक चीज ध्यान रखना, एडवर्ब को पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो एडवर्ब 8 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक चीज देखिए, कोई पूछेगा, कोई बोलेगा ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है, आप पूछिएगा कहां खड़ा है, कहां कहां, WHERE वेयर, कहां खड़ा है। जखनिया बोले ना कहां खड़ा है, तो कहां मतलब आप जगह जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो ऑन द स्टेज है साहब ना, इसको हम पूरा कहते हैं एडवर्ब ऑफ PLACE, प्लेस इसको कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। 8 एडवर्ब इसका नाम पड़ता है, ऑन द स्टेज, इन द रूम, ये सभी के सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब के बाद एडवर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कहला जाएगा, मेरा जो वर्ब है वो कहला जाएगा मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा सिंपल, जब एक्टिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब का जिक्र हो तो उसका पैसिव नहीं बनता है, कभी नहीं। कारण ये है कि जब ऑब्जेक्ट है ये नहीं है और जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि छुपा हुआ है, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस पूरा अर्थ देकर समाप्त हो गया, कोई मंच पर खड़ा है, तो जो ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव में आप सब्जेक्ट किसको बनाइएगा? क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट बनाने के लिए एक्टिव में ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आमतौर पे होता नहीं है और नहीं रहने के कारण इसका पैसिव में सब्जेक्ट आप बना नहीं सकते, इसीलिए पैसिव इसका बनता उनका इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं है। क्लियर हुआ टॉपिक? अब यहाँ पे हमारा एक ये बोल देता है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये टू किसके साथ है, आप इसको बनाइएगा तो यहाँ क्या बनेगा, दिल्ली इज बीइंग गोन बाय मी, तो फिर टू कहां रखिएगा? टू का कोई स्थान हमको मिला नहीं, इसीलिए ऐसे का भी पैसिव नहीं बनता है। ओके, तो इंट्रांजिटिव का बनाए थे लेकिन इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। हाँ, एक चीज देखना है यहाँ पे, अपवाद में एक रूल बताते हैं आपको हम। कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ कि स्टैंड क्या है, तो आपको बोल बैठोगे कि स्टैंड जो है मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हम जब यूज करते हैं तो इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, ठीक है ना। वह छत पर खड़ा है, वह मंच पर खड़ा है, वह बोल सकते हो कि वह नाव पे खड़ा है, नदी में जो नाव चलती है, अगर नाव का वो रूफिंग बनाया हुआ हो उस पर हम बात कर रहे हैं। अगर रूफिंग नहीं बनाया हुआ हो तो फिर वहां हो जाता है नाव के अंदर, तो इन द बोट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा करो ना कि स्टैंड को तो हम लोग जान गए क्या चीज की इंट्रांजिटिव है, जैसे ही देखेंगे वैसे मन करेगा कि इसको मत बनाओ, इसका पैसिव है। लेकिन कभी कभी क्या होता है सर ना कि कुछ वर्ब में आप प्रीपोजिशन अगर जोड़ दीजिएगा ऊपर से तो वो वर्ब अपने रूप में नहीं रहता, वो वर्ब कुछ और ही अर्थ के साथ आपके सामने पेश होने लगता है, कुछ और अर्थ के साथ पेश होने लगता है आपके सामने। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आस्क, तो आस्क का हिंदी होता है पूछना, लेकिन अगर मैं लिख दूं आस्क फॉर, तो आस्क फॉर का मतलब होता है विनम्रता से कोई चीज मांगना,
अंतर हो गया। लुक मतलब देखना, उसी लुक में लुक एट, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक ओवर, लुक थ्रू, लुक फॉरवर्ड टू। मतलब क्या है, प्रीपोजिशन हमने बदला तो अर्थ सब एक ही रहा होगा? नहीं, अर्थ बदल गए। अब ऐसे ऐसे बहुत सैकड़ों वर्ब्स हैं जो आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा। तो इसी पर बताते हैं कि अगर हम लिखते हैं स्टैंड, कोई आपको बोले कि स्टैंड मेरा कौन सा वर्ब है, हम बोल बैठेंगे यहाँ पे इंट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव। लेकिन ये स्टैंड का मतलब यहाँ पे हुआ खड़ा होना। लेकिन साहब एक चीज ध्यान रखना, अगर लिख दिया जाए स्टैंड बाई, स्टैंड बाई प्रीपोजिशन लगा दी जाए, अभी अर्थ बदल गया। स्टैंड बाई इक्वल टू हो जाता है हेल्प, मदद करना, स्टैंड बाई इक्वल टू। तो अब यहाँ पे एक नेम समझिए कि अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हो तो उसका तो पैसिव बनता नहीं है, लेकिन उसमें अगर प्रीपोजिशन जोड़कर उसका अर्थ में बदलाव ला दिया जाए तो उसका पैसिव फिर बनने लगता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं चलूं थोड़ा सा 20 नंबर में, तो एक क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले क्या होता है ना कि अच्छा जल्दी से बता देते हैं। पहले देखो, एक्टिव बोला ही स्टूड, स्टैंड का V2 स्टूड बाय मी इन ट्रबल। ऐसे शब्द में कुछ बच्चों को क्या लगता है कि बाय मी लिखा हुआ तो पैसिव हो गया, और वो पैसिव का नियम लगाना शुरू कर देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बाई है वो मी के लिए नहीं आया हो, वर्ब के साथ हो। वो किसके साथ हो? तो वर्ब के साथ हो। तो यहाँ पे लिखा ही स्टूड बाई मी, तो जो स्टूड बाई है ना साहब, ये तो V2 है, तो ये किसके लिए है? HELP, हेल्प। V2 है ना, तो हेल्प्ड। यहाँ स्टूड बाई इक्वल टू हेल्प्ड है। ऐसे इसको पढ़ेंगे दूसरे वर्ड यूज करके तो होगा ही हेल्प्ड मी। कोई इसमें बाई नहीं है हेल्प्ड में, इन ट्रबल। लेकिन हेल्प्ड के जगह पे आप स्टूड बाई लिखिएगा तो ये बाई जो आ रहा है वो मी के लिए नहीं है, ये बाई किसके लिए है? स्टूड के लिए है। तो ही स्टूड बाई मी इन ट्रबल, उसने कठिनाई में मेरी मदद की। अब इसका पैसिव बनाइए, तो मी यहाँ पे आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब मी यहाँ के क्या बन गया आपका? यहाँ बन गया सब्जेक्ट। ये कैमा रूप है, हेल्प हो या स्टूड बाई हो, V2, तो बी का V2 क्या हो गया? आवाज। अब मेन वर्ब का V3, तो स्टूड बाई का जो V3 होता है वो स्टूड बाई ही होता है, और हेल्प का भी V3 अपने आप में हेल्प ही होता है। अब क्या की जो ही जो है उसको हमने यहाँ पे कर दिया बाई हिम, और इंटरवल को इंटरवल। अब सेंटेंस में आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको क्या लगा, जो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे उनको जैसे ही डबल बाई दिखेगा ना, बी बाई बाई डबल, तो उतने में वो सोच बैठेंगे पक्का ये गलती है, ऐसा तो होगा नहीं, और वो सेंटेंस को गलत काट बैठेंगे। आप गलत काटोगे उधर आपका नंबर कम जाएगा। अगर डबल प्रीपोजिशन लगातार यूज हो रहे हो वाक्य में, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला वर्ब के साथ है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट के साथ है। तो इसको दो तरह से पढ़ सकते हो, आई वाज हेल्प्ड बाई हिम इन ट्रबल। नहीं तो आई वाज स्टूड बाई इक्वल टू हेल्प्ड बाई हिम इन ट्रबल। अगर हम स्टूड बाई के जगह पे हेल्प्ड लिखेंगे तो खाली ये वो बाई रहेगा बाई हिम के साथ, लेकिन स्टूड बाई लिखेंगे तो यहाँ पे डबल बाई हो जाएगा, जिसमें एगो बाई रहेगा वर्ब के साथ, एगो बाई रहेगा ऑब्जेक्ट के साथ है। अब सोचिए यहीं पे स्टैंड जो आपका था, यहीं पे जो आपका स्टैंड था, इस स्टैंड को खड़ा रहने के सेंस में उसका ट्रांजिट, उसको इंट्रांजिटिव था तो पैसिव नहीं बना, लेकिन इसी स्टैंड में प्रीपोजिशन जोड़ दिए तो ये मेरा बन गया हेल्प के सेंस में ट्रांजिटिव वर्ब, और उसका पैसिव संभव हो गया। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो प्रीपोजिशन यूज करके अपना रूप रंग बदलते हैं। वो आपको प्रीपोजिशन जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। हम तो यहाँ बस एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको। तो कोई बच्चा ये कह दे मेरा वॉइस कंप्लीट हो गया, गलत। जब तक आप आगे नहीं पढ़ोगे उस चैप्टर को तब तक आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। इसीलिए एग्जाम में बैठने से पहले हम लोग को ग्रामर का पूरा गहन अध्ययन चाहिए हर चैप्टर का, क्योंकि एक चैप्टर से वाक्य नहीं बनता है, विभिन्न विभिन्न चैप्टरों को मिलाकर एक वाक्य तैयार किया जाता है। अब देखो अगला में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में। एक चीज तो आपको जानकारी में होनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस में दो भिन्न भिन्न विषय वस्तु का जिक्र होना चाहिए, दो भिन्न भिन्न विषय वस्तु का, तभी तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे,
और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब दोनों भिन्न भिन्न रहेगा तब ना। और वाक्य में अगर एगो रहबे करे, ऑब्जेक्ट की जरूरत भी ना पड़े और वाक्य पूरा हो जाए, एक गो रहबे करे, तो जब एक गो रहेगा, ऑब्जेक्ट आपको वहां पे यूज भी नहीं किया गया हो, सेंटेंस पूरा भी हो गया हो, तो फिर उसका पैसिव आप कैसे बनाइएगा? फिर आप जब एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव में आप सब्जेक्ट किसको बनाइएगा? तो यहाँ पे तो नॉर्मल लिखा है, यहाँ पर क्या, वो देखिए, आई चीट माई सेल्फ, हिंदी इसका हुआ मैं खुद को धोखा देता हूं, मैं खुद को धोखा देता हूं। इसमें कितने लोग हैं? मैं, एक, खुद को, वो भी मेरे लिए ही है, दोनों है और दोनों एक के आदमी है, एक के आदमी के लिए यूज हुआ है। इसमें तो अगला कोई आदमी आया है नहीं, तो पैसिव कहाँ बनाइएगा? तो किताबी भाषा के नियम क्या हो जाता है, यदि एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट मात्र यूज हो और उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, जो भी आपका हो, एक सब्जेक्ट हुआ, उसी का सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, ना यूज किया गया हो, तो उसका पैसिव बनता उनका नहीं है। एक सब्जेक्ट हो और उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, ना यूज किया गया हो, तो उसका पैसिव नहीं बनता है। कारण क्योंकि जो ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरा व्यक्ति वस्तु, तो पैसिव में आप सब्जेक्ट किसको बनाइएगा? लेकिन हाँ, परीक्षा में पूछे गए, मैं एक टॉपिक की चर्चा कर दूं। अभी ऐसा मत सोचिएगा कि माई सेल्फ का प्रयोग योर सेल्फ, हम, हिम सेल्फ, हर सेल्फ यूज रहेगा तो हम किसी का पैसिव बनेबे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। दो अलग अलग विषय वस्तु वाक्य में मौजूद हो, कोई एगो के लिए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया हो, लेकिन दो अलग अलग मौजूद हो, उस अवस्था में हम पैसिव बनाना शुरू कर देते हैं, जब दो अलग अलग मौजूद हो तो। ये हो गया। अब यहां पे देखो नेक्स्ट में अगला वाक्य क्या कहता है, ही हैज टू राइट अ लेटर। ये आपका हैज जो है वो हैव का पांचवा रूप है, और टू प्लस V1 को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। तो ये हैज और प्लस टू प्लस V1 मिलता है, तो ये ब्लॉक नंबर 3 याद कीजिए, फर्ज या मजबूरी है, जिसमें पढ़ाए थे हैव प्लस इन्फिनिटिव, फर्ज या मजबूरी है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ई हो गया अ लेटर, क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट, अ लेटर बन गया ना। सहायक क्रिया को जिरोक्स कीजिए, डू डज डिड को सिर्फ जिरोक्स नहीं करते, बाकी 21 को हम जिरोक्स करते हैं, क्योंकि सहायक क्रिया 24 होती है। तो हमने हैज को हमने जिरोक्स कर लिया हैज से। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस में अगर फर्ज या मजबूरी का बेस हो, तो पैसिव में भी हमको वही फर्ज या मजबूरी का बेस आधार चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस का मॉडल हो, तो पैसिव वॉइस में भी पहले हमको कंटिन्यूअस चाहिए, उसके बाद हम बी फॉर्म प्लस B3 यूज करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में कार्य पूरा का अर्थ दिया हो, तो पैसिव में पहले हमको कार्य पूरा का अर्थ चाहिए, उसके बाद हम B प्लस B3 यूज करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे हैज के बाद 2 प्लस V1 फर्ज या मजबूरी, तो हैज 2 को भी जिरोक्स हम कर लेंगे, ये मुख्य वर्ब का पहला, इसीलिए बी का पहला बी, इसी मुख्य वर्ब का तीसरा। तो देखिए हैज प्लस 2 प्लस V1, हैज प्लस 2 प्लस V1, ये बैठ गया ना पूरा फर्ज या मजबूरी। अब B प्लस V3 पैसिव वॉइस भी हमारा हो गया। यहां से एक चीज सीखिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में, एकदम गौर कीजिए, मेन रूल है, एक्टिव वॉइस में अगर हैज या हैव या हैड प्लस 2 प्लस V1 का जिक्र हो, तो पैसिव जो इसका हमारा बनेगा वो बनेगा हैज, हैव या हैड। पहले जिरोक्स कर लिए, उसके बाद हम 2 को भी जिरोक्स कर लेंगे, उसके बाद मुख्य वर्ब का पहला तो बी का पहला, उसी मुख्य वर्ब का फिर दोबारा इसके बाद तीसरा। यानी साफ हो गया कि जिस एक्टिव वॉइस में TO2 प्लस V1 का जिक्र हो, पैसिव का वही ऑप्शन सही माना जाएगा जिसमें TO2 प्लस BEB प्लस V3 यूज किया गया हो। हैड से नहीं बोले कि ये तो जिरोक्स हो ही जाएगा, ठीक ना। तो बन गया ही हैज टू राइट अ लेटर, तो अ लेटर हैज टू बी रिटन बाय हिम। ये हमारा हो गया। अब यहां पे अगला देखिएगा, नेक्स्ट में एक टॉपिक आपको हम लेके चलते हैं। हमने आपको उतना बताया
एक और तरह का लेवल का माइंड लगाने के लिए आपको बताते हैं। देखिएगा, यहां पे एक सेंटेंस दिया हुआ है कि द न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड दैट मॉर्निंग। द न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड दैट मॉर्निंग। अब सबसे पहले एक्टिव है या पैसिव है, पहले वो आपको चुनना होगा। तो एक्टिव है या पैसिव है, इसको पहचानने के लिए पहले वाक्य के वर्ब पर अटैक कीजिए और ये एक बार तय कर लीजिए कि वर्ब को सब्जेक्ट कंप्लीट किया है या वर्ब को ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना। ठीक है, अब आप बस इतना बता दो हमें कि जो प्रसारण किया गया किसको, समाचार को। और समाचार सेंटेंस का कौन चीज है, हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या प्रसारण किया गया, न्यूज अपने अपने प्रसारण हो गया या न्यूज को प्रसारण करने वाला कोई ऑपरेटर होगा जो उस दिन न्यूज को प्रसारण किया। पक्का कंफर्म है कि प्रसारण न्यूज अपने अपने नहीं हो गया, इसको प्रसारण करने वाला कोई न कोई ऑपरेटर बैठा होगा। यानी कंफर्म हो गया कि इस वर्ब पर सब्जेक्ट का कमांड नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट होगा ऑपरेटर। और जब सब्जेक्ट का कमांड नहीं होता है तो एक्टिव नहीं, वो क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है। अब जब बच्चे इस चीज को ऐसे देखेंगे तो उनको एक ही चीज लगेगा कि चलो तो बढ़िया हो गया ना कि ये हमारा बी है, ये हमारा वर्ब का तीसरा रूप है। क्योंकि अधिकांशतः बच्चे के मन में रहता है कि ईडी जिसमें लग जाता है वो मेरा V3 ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या हर वर्ब का V3 बनाने के लिए आप ईडी लगा दीजिएगा? कुछ वर्ब तो ऐसे भी होते हैं ना जिनका V1 और V3 बराबर होता है। जैसे कम V1 हो गया, V2 हो जाता है केम और V3 सर फिर से हो जाता है कम। देखिए तो V1 V3 हो गया बराबर। इसका मतलब क्या है, पैसिव जब बनाने जाइएगा तो केम लिख दीजिएगा क्योंकि पैसिव में तो V3 आता है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका V3 जो होता है वो बिल्कुल V1 के बराबर होता है। तो अब ऐसे जब वॉइस से सवाल आएगा तो आप ये भी माइंड में रखिएगा कि क्या ऐसा वर्ब तो नहीं ने प्रयोग कर दिया है जिसका V1 और V3 दोनों इक्वल है। अब देखिए कुछ वर्ब्स का हम यहां उदाहरण दे दिए हैं जिसका V1 V3 इक्वल होता है कौन कौन, जैसे एलिटी लेट, सेट, कट, कम, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, पुट, सट, रीड। कुछ का तो V1 V2 V3 तीनों बराबर होता है, अब कुछ का V1 और V3 बराबर होता है। तो अब ब्रॉडकास्ट की हम बात कर रहे थे, तो सुनिए ब्रॉडकास्ट V1, ब्रॉडकास्टेड ये ब्रॉडकास्ट हो गया मेरा V1, V2 जो होता है हमारा वो हो जाता है मेरा क्या चीज, ब्रॉडकास्टेड। और जो मेरा V3 होता है वो हो जाता है फिर से BROADCAST। ये हो गया मेरा, ये मेरा जो हो गया वो हो गया वर्ब का तीसरा रूप। यानी V1 हो गया ब्रॉडकास्ट, V2 हो गया ब्रॉडकास्टेड और V3 फिर से ब्रॉडकास्ट। अब आप हमें बताओ कि पैसिव वॉइस में क्या बी के औलाद के बाद V2 आता है कि V3? तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, यहाँ पे V3 हमारा ब्रॉडकास्ट। यानी यहाँ से ईडी को हम फिर से हटा देंगे तो ऑटोमेटिक ये मेरा क्या बन गया, V3 बन गया। तो ऐसे ऐसे वर्ब पर भी थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिएगा। ये हमारा हो गया वॉइस अकॉर्डिंग टू रूल, यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन हमने जितना आपको पढ़ाया वॉइस में, हमने जितना आपको वॉइस में पढ़ाया इतना तो आप अगर देखो तो हो सके परीक्षा में इतना याद न रहे, तो कुछ छांटने वाला ऑप्शन का रूल होता है। हम कभी भी क्लास में क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, मैं कभी भी ऑप्शन को नहीं जल्दी पढ़ाता हूं क्योंकि ऑप्शन अगर बैठ के हम पढ़ेंगे तो मेरा समय पार हो जाएगा। ऑप्शन छांटना सीखो और जो बच जाएगा उसी में फाइट हम लोग करते हैं। तो देखो हमने साइड से कुछ टॉपिक निकाला ऐसे ही कि एक्टिव वॉइस में अगर V1 या V5 हो तो पैसिव में होना चाहिए इज MR प्लस V3। अगर एक्टिव में V2 हो
तो पैसिव में वाज या वर प्लस V3 आना चाहिए। अगर एक्टिव में इज एम आर वाज वर प्लस V4 हो तो पैसिव में इज एम आर वाज या वर प्लस बीइंग प्लस इसी मेन वर्ब का V3 होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है अगर एक्टिव में मॉडल वर्ब प्लस V1 हो तो पैसिव में मॉडल वर्ब प्लस बीईबी प्लस V3 होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि एक्टिव में अगर मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 हो तो पैसिव में मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 होना चाहिए। अब कहता है कि एक्टिव में डू डज डिड प्लस V1 हो तो पैसिव में इज एम आर वाज या वर प्लस V3 होना चाहिए, क्योंकि डू डज डिड को जब हम एक बार बी के औलाद में बदल देते हैं तो फिर दोबारा बी का औलाद नहीं आता है, फिर सीधे मेन वर्ब का तीसरा रूप आता है। अगर एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब हो तो ये आपको मालूम है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो हम उसको क्या करते हैं, जीरोक्स कर लेते हैं। लेकिन किसको, एक्सेप्ट डू डज डिड को, डू डज डिड को छोड़कर, क्योंकि डू डज डिड का जीरोक्स नहीं होता और इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या हो, मेन वर्ब हो। तो हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या किए, जीरोक्स कर लिए। उसके बाद मेन वर्ब का जितना नंबर रूप रहेगा बी का उतना नंबर रूप यूज किया जाएगा, बी का उतना नंबर रूप आपका यूज किया जाएगा। ओके, इसे मैंने लिख दिया बी फॉर्म प्लस इसी मेन वर्ब का तीसरा रूप हम यूज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। हमने आपको वॉइस में जितना भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको वॉइस में जितना भी टॉपिक हमने आपको क्लियर किया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों का 8.25 में क्लास छूट रहा है सेमेस्टर 2 की एग्जाम चलने की वजह से आज तक, वो बच्चे यहां से देखकर भी अपना वॉइस का टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, टाइम एंड टेंस वॉइस नरेशन। अब मैं इसके आगे अगला चैप्टर में दूंगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको बेहतर लगे, समझ में आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सीजर मेंस का 20 क्वेश्चन है, बस प्रिंट धुंधला गया है। देखिए 70 नंबर से लेकर 96 नंबर तक क्वेश्चन है। आइए थोड़ा देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर यहाँ बोल रहा है आपका somebody built। सबसे पहले देखो मैं छाटता हूं कैसे। ये built का रूप है V2, बिल्ड होता है आपका V1, तो built V2। हमको चाहिए वाज या वर प्लस V3 हमें चाहिए। क्या यहाँ पे वाज या वर है? नहीं, गलत काटिए। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। हमको चाहिए V3। ये जो बिल्ड है ये कैमा रूप है, V1 है, हमको इसको भी गलत काट देंगे। यहाँ पे 2 हो गया, वाज या वर प्लस V3। लेकिन आपको हमने बताया कि एक्टिव वॉइस में वर बड़ी थिंग से अंत होने वाला प्रोनाउन यूज हो तो पैसिव इसकी चर्चा नहीं होती, मतलब ये भी कट जाएगा। आंसर आपका निकल गया ऑप्शन नंबर बी, आंसर निकल गया। ओके, पहला को हमने काट दिया हेड की वजह से, हमको चाहिए था वाज या वर, क्योंकि V2 था। दूसरा वाज या वर प्लस V3 चाहिए, यहाँ V1 लोड के लिए है। तीसरा कट गया, somebody को यूज पैसिव में कर दिया जो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बच गया बी। हमारा ए वो यहां से निकल गया। हमने आपको इसी वॉइस में 6-7 क्वेश्चन हमने साइड से आपको कराया था, उसको छोड़ देंगे। यहां पे देखिए क्या है, नंबर 78 में 78 में कहता somebody should have cleaned। आपको याद है मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3, तो पैसिव का वही ऑप्शन सही होगा जिसका मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 यूज हो। इसमें है सबसे पहले जो मॉडल वर्ब है वही हमको होना चाहिए। शुड है क्वेश्चन में, ये दुगो में शुड नहीं है, वर है, हेड है। सी नंबर और डी नंबर काट देंगे। ध्यान रखिएगा एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब का जो रूप होगा पैसिव में वही रूप हमारा चाहिए। तो शुड, ये दुगो में शुड नहीं है, काट दिए, दुगो बच गया। मॉडल वर्ब हैव बीन V3, मॉडल वर्ब हैव बीन V3, मॉडल वर्ब यह हैव गायब है बी में। चलो बी काट दिया, आंसर कौन निकल गया? ए नंबर हमारा आंसर निकल गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। आपको हम ऑक्सिलरी वर्ब वाला करवा चुके हैं 79, पीछे देखिएगा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा 80 नंबर, द ऑथर रोट। रोट हमारा कैसा रूप है, वर्ब का दूसरा, वाज या वर प्लस V3, मतलब वाज या वर रिटेन चाहिए हमें। तो वाज वर नहीं है, काटिए। वाज है, इसमें वुड लिख दिया है, काटिए। तो वाज या वर प्लस V3 रिटेन, इसको हाथ में रखिए। आप डी नंबर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डी नंबर ऑप्शन गलत अगर रह गया
तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लौट के इधर नहीं आएंगे। आइए डी पहले पढ़ लेते हैं, डी में हमारा क्या कह रहा है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था ये? हाँ, हमारा देखो डी यहाँ क्या कह रहा है। डी तो एक नजर में ही गलत हो गया सर। यहाँ पे द बुक के बाद यहाँ हमको वाज या वर चाहिए, लिख क्या दिया है? हैड रोट, गलत, काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब देखिए अगला में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आपको पीछे हम सहायक क्रिया वाला में डीड कराए हुए हैं, डीड वाला। अब देखिए यहां पर अगला क्या कहता है 82 नंबर में, द पोएट रीड। प्रेजेंट है या पास्ट है? सबसे पहले पकड़िए। अगर एक्टिव वॉइस मेरा प्रेजेंट में होगा तो पैसिव भी प्रेजेंट में होगा, एक्टिव पास्ट में होगा तो पैसिव भी पास्ट में होगा, एक्टिव फ्यूचर होगा तो पैसिव भी मेरा फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट या पास्ट, अगर किसी बच्चे को लगे कि ये प्रेजेंट है, रीड लिखा हुआ, तो मैं आपको बता दूं द पोएट का मतलब होता है कवि। कवि सिंगुलर है, सिंगुलर में वर्ब का 5वां रूप लगता है। सिंगुलर में ये जो द पोएट है सिंगुलर, सिंगुलर में प्रेजेंट रहने पर वर्ब का 5वां, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है रीड, मतलब पक्का है कि ये आपका सिंगुलर V5 नहीं है, मतलब प्रेजेंट में नहीं है। ये है कैवा रूप है? ये V2 हमारा है। अब वर्ब का दूसरा रूप सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो V2 बोलने का मतलब वाज या वर प्लस V3, संयोग से V3 भी रीडे होता है। देखो तो V2 आया, वाज या वर जिसमें नहीं हो वो ऑप्शन गलत होगा। द लॉन्ग पोएम हैड, वाज या वर नहीं है, गलत। द लॉन्ग पोएम इज, वाज या वर नहीं है, गलत। डी में द लॉन्ग पोएम रीड, वाज या वर नहीं है, गलत। आंसर हमारा निकल गया ऑप्शन नंबर सी, वाज रीड। वाज बी का औलाद और रीड हो गया आपका वर्ब का तीसरा रूप। चलिए हमारा यहाँ पर 82 नंबर हमारा क्लियर हो गया। अब अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट में। जितना आपको पढ़ाए हम उतना इरस करवा देते हैं। अब यहाँ पे देखो 83 में क्या कह रहा है, 83 में ये क्या बक रहा है। पीपल मॉडल वर्ब प्लस V1, मॉडल वर्ब प्लस V1, पैसिव होगा मॉडल वर्ब प्लस V1 हो गया, तो मॉडल वर्ब प्लस BEB प्लस V3। शुड है, सबसे पहले शुड वाला से चेक कीजिए। एक शुड है, ये शुड नहीं है, गलती। ये आउट टू है, इहो गलती। ये वर है, इहो गलती। चेको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए निकल गया हमारा। ये आपका हो गया 83 नंबर। अब यहां देखिएगा अगला में 83 हो गया। 84 में देखिएगा एडजेक्टिव फॉल्ट क्या है, कुड। सबसे पहले कुड वाला सब तलाशिए। इसमें जो है, इसमें कुड है ये नहीं है, कुड है ये नहीं है, काम खत्म। इसमें कुड है, इसमें कुड नहीं है, गलत। या तो होगा बी या तो होगा डी। मॉडल वर्ब हैव V3, तो मॉडल वर्ब हैव बीन V3। देखो तो यहां है मॉडल वर्ब हैव गायब है, गलत। आंसर निकल के रह गया ऑप्शन डी। देखो तो है ना, मॉडल वर्ब हैव बीन V3। अगला देखते हैं नेक्स्ट में, जो सहायक क्रिया वाला 85 में कैन है करवाया हुआ पीछे। अब 86 देखो, 86 यहां पर इतना बड़ा स्क्रीन है तो आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा ये भरा पड़ा है। अब देखो पूरा का पूरा 4 ऑप्शन से भरा पड़ा है। अगर आपके स्क्रीन पे छोटा वाला स्क्रीन पे एग्जाम में आएगा, आदमी डर जाता है, ऑप्शन पढ़ना नहीं चाहता। कौन जाता है पढ़ने के लिए? टाइम वेस्ट होगा, छोड़ोगे वो कोई दिक्कत नहीं है। काहे छोड़ेंगे, देखते हैं थोड़ा सा इसको छोड़ने की कहां बात आ जाती है। यहां पे क्या है लिखा हुआ, सबसे पहले हैड लिखा हुआ है, सहायक क्रिया है, कॉपी करेंगे। अगर कोई प्रेजेंट में होगा सबसे पहले उसको काटिए। ऑल द रूल्स हैड बचाइए, रूल्स वर, हेड का हेड होगा जीरोक्स, वर दे दिया है, काटिए। सी हेड बचाइए, ये भी हेड है। हेड के बाद क्या है, TO2 भी जीरोक्स करते हैं। हाँ क्या बताएं अंतिम रूल में कि TO2 प्लस V1 हो तो पैसिव का वही ऑप्शन सही होगा जिसमें TO2 प्लस BEB प्लस V3 लिखा हो। हेड के बाद जहां जहां 2 होगा उसको रोकिएगा। हेड 2 है लिखा हुआ, हेड 2 है लिखा हुआ, इस हेड के साथ 2 नहीं है, गलत। 2 को फाइट कीजिए यहाँ पर ए और सी में। ऑल द रूल्स हैड टू बी स्क्रैप्ड। आहा, अब देखो यहाँ पर एक शब्द दिया है टू अकोमोडेट। इसमें जो लिखा हुआ है आपका ए नंबर में लिखा हुआ है वहां पे स्क्रैप्ड बाय देम टू अकोमोडेट अ पार्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे स्क्रैप्ड टू अकोमोडेट अ पार्टिकुलर पर्सन।
जबकि पैसिव बनता है तो पैसिव बाई होता है, तो बाई किसमें लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ है आपको जाकर यहाँ पर बाई देम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो गया। हो गया। अब चलते हैं 86 में। 86 देखिएगा, सॉरी 87, 87 में आइए देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। 87 कह रहा है 87 में आपका कि द पेरेंट्स लव, मैं बता दूं पेरेंट मतलब होता है माता या पिता दोनों में से कोई एक, और पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता दोनों के दोनों। तो यहां पे कहता है द पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अब यहां पे बनाइएगा सबसे पहले पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। यहां शायद आपको थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा। यहां पे कह रहा है आपका कि आई शुड नॉट, ये जो बोला है सेंटेंस बोला है, सबसे पहले सोचिए क्या एक आदमी के लिए बोला है कि माता पिता के प्यार को गारंटी तो अपने लेना चाहिए, ये तो सबके लिए है। तो फिर निजी प्रोनाउन क्या कर रहा है बीच में, गलत। यहाँ पे मोडल वर्ब कौन है, शुड है, तो कांट क्या कर रहा है, गलत यहाँ पर। और यहाँ पे फिर कैन है, क्या कर रहा है, ये आंसर चला गया बी। सबसे बड़ा चीज याद रखिएगा कि जब कोई वाक्य का प्रयोग व्यापक रूप में सभी के लिए हो तो निजी प्रोनाउन की चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मोडल वर्ब जो हो वही मोडल वर्ब में चाहिए। तो सी डी काट दिए, कैन कैन दे दिया था, आंसर निकल गया मेरा बी। चलिए ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं 88 नंबर। 88 नंबर में थोड़ा सा इसको पढ़िए क्या है। माई सिस्टर प्लेड, प्लेड का रूप है V2। ढूंढिए बाजी अबर, जिसमें बाज बर नहीं रहेगा गलती काट दीजिएगा। हैज गलत हो गया, हैड गलत हो गया, इज गलत हो गया, आंसर कौन निकल गया आपका सी। सिंपल। ये आपका हो गया 88 नंबर। आपको हम 79 करवाए हुए हैं। अब यहां पे देखो 90 नंबर देखिए, टच कीजिए, इसको क्या कह रहा है 90। हैव प्लस V3 है, हैव ऑलवेज इंडोर्स, हैव इंडोर्स्ड हो गया V3। हैव प्लस V3 है तो हैव प्लस बीन प्लस V3 होना चाहिए। किसमें हैव लिखा हुआ उसको रखिए, बाकी सब काट दीजिए। आर है गलत, वर है गलत, उधर है योर डिसीजंस पुलरल है, इधर योर डिसीजंस पुलरल है, पुलरल में हैज क्या कर रहा है, गलत, आंसर निकल गया सी नंबर। ये भी आसानी से निकल गया हमारा। यही होता है, थोड़ा सा समझते हैं आपको तो बेहतर ढंग से हर चीज क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पर 91 नंबर हो गया, 92 नंबर भी बताया हुआ, पीछे चेक कर लीजिएगा। 93 में आइए एक बार, प्रेजेंट का टॉपिक है। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड, ई पहला ही से पैसिव दिया हुआ है, बी प्लस V3। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत वर्ष में, पूरे देश में रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है, ये पहले ही से दिल्ली है। तो अब पूरे भारतवर्ष में त्योहार मनाया जाता है, प्रेजेंट में है ना, पास्ट वाला ऑप्शन सब पहले गलत कीजिए। तो पीपल सेलिब्रेटेड, ये V2 का मतलब हो जाता है पास्ट, गलती कीजिए। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, इसको हाथ में रखिएगा, PRESENT प्रेजेंट। ये सी है लिखा हुआ, क्या पैसिव में बीइंग है लिखा हुआ, बीइंग नहीं लिखा हुआ है तो कंटिन्यूअस कहां से हो गया, गलत। प्रेजेंट में है, पास्ट कहां से हो गया, गलत, आंसर निकल गया आपका बी। ए काट दिए पास्ट के चलते, डी काट दिए पास्ट के चलते। क्वेश्चन जब बीइंग लिखा हुआ नहीं है तो कंटिन्यूअस कहां से हो गया, ये भी मेरा कट गया, कहानी खत्म। अब अगला चलते हैं नेक्स्ट में। अगला आपका लिखा हुआ है हु बिल्ट द ताज, ये हु को बाय हु में वहां बताया हुआ है। 95 96 2 को मात्र और बच गया। 95 देखिए, 95 क्या कहता है, 5 एक्सप्लोजन्स रॉक्ड क्या है V2। ढूंढो बाजी अगर, इज काटिए, वाज रखिए हाथ में, हैज काटिए, हैड काटिए, आंसर कौन निकल गया बी। और ये रहा आपके सामने लास्ट, ओ सर 96 डीड वाला है, ये पीछे बताए हुए थे। तो आपको हमने जितना वॉइस कराया सर
उतना हमने आपको इरस भी करा दिया। और इरस सारे के सारे जो इरस थे आपके वो टोटल आपके पूछे हुए एग्जाम के हैं। तो जो भी चीज पढ़ाया गया थोड़ा सा उसको पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखकर उस पर एक बार इरस चेक कर लीजिएगा कितने आपसे बनते हैं। थैंक यू।